मार्क एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉलिटी सीरीज का अगला वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम हाई कोर्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो दोस्तों हाई कोर्ट के ऊपर हमारा दूसरा है। इससे पहले के वीडियो में हमने हाई कोर्ट क्या है, हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उनकी पेंशन क्या होती है, उनका कार्यकाल क्या होता है, वेतन और भत्ते के बारे में हमने चर्चा की थी। शपथ के बारे में हमने उसके समझा था। दोस्तों इसी क्रम में आज हम अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए, न्यायाधीशों का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ जजेस। दोस्तों जब हम न्यायाधीश के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात करते हैं तो आर्टिकल 222 यानी कि अनुच्छेद 222 महत्वपूर्ण हो जाता है। अनुच्छेद 222 क्या कहता है, इस पर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण कर सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करेगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के मंडल से, जिसको हमने कॉलेजियम कहा था। सेकंड, जिस उच्च न्यायालय से न्यायाधीश का स्थानांतरण करना है उसके मुख्य न्यायाधीश से। और थर्ड है, न्यायाधीश को जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है उसके मुख्य न्यायाधीश से। दोस्तों इसको समझते हैं क्या है कि अनुच्छेद 222 में किसके बारे में जिक्र किया गया है, न्यायाधीशों के ट्रांसफर के बारे में। और अनुच्छेद 222 से राष्ट्रपति को पावर देता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति या न्यायाधीशों को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए दोस्तों उसको सबसे पहले तो आपका जो मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, उससे सब परामर्श करना होगा। दोस्तों जब हम मुख्य न्यायाधीश से परामर्श की बात करते हैं तो सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की ही राय काम में नहीं आती, वो 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश से क्या करता है, सलाह करता है। और इन सबको हम क्या कहते हैं, कॉलेजियम कहते हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश से सलाह करने के अलावा वह उस हाई कोर्ट से, जिस हाई कोर्ट से उस न्यायाधीश को लिया जाना है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी चर्चा करता है। उसके अलावा जो जिस हाई कोर्ट में उस न्यायाधीश को अपॉइंट किया जाना है या स्थानांतरित किया जाना है, क्लियर है, तो उस हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करता है। इसको ऐसा समझते हैं दोस्तों, मान के चलते कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट का कोई जज है जिसको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में क्या किया जाना है, ट्रांसफर किया जाना है, तो उसके लिए भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उसके कॉलेजियम से चर्चा करते हैं। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसी जज को ट्रांसफर करके लेकर के जाना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करने के बाद, चूंकि उस न्यायाधीश की नियुक्ति दूसरे हाई कोर्ट में करनी है, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेना है, ठीक है। तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी क्या करेगा, वो परामर्श लेगा, क्लियर है। और इस प्रकार से दोस्तों राष्ट्रपति क्या करता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जजों का ट्रांसफर करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। स्पेशली हम बात करेंगे सबसे पहले कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। दोस्तों जब हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं और जब वो अपने पद पर नहीं होता है, क्लियर है, ये सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं किस आर्टिकल में दिया गया है। अनुच्छेद 223 आर्टिकल 223 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया। इसको देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में निम्नलिखित स्थितियों में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। पहली स्थिति क्या है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर। दूसरी कंडीशन क्या है, मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर। तीसरी कंडीशन क्या है, मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने की या पालन की असमर्थता पर। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम इसको समझते हैं क्या है, अनुच्छेद 223 कहता क्या है। अनुच्छेद 223 कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है, यानी कि पावर किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है। और ऐसा वो तब कर पाएगा, यानी कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति वो तब कर पाएगा जब मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य पर, अपने पद पर नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा 3 कंडीशन हो सकती हैं, 3 स्थिति में वो मुख्य
कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। पहली कंडीशन क्या थी कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या किसी भी कारण से मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है, उसका पद खाली है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति किसी भी उसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है दोस्तों, उसी हाईकोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए। किसी और हाईकोर्ट के न्यायाधीश को ला करके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। ये पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के अस्थायी रूप से अनुपस्थित होने पर, स्वास्थ्य संबंधी या किसी अन्य कारण से वो अपने पद पर अस्थायी रूप से नहीं है, तो भी उस स्थिति में दोस्तों क्या किया जाएगा, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी और वो अपने पद पर तब तक ही रहेगा जब तक कि वो दोबारा से अपने पद को ग्रहण नहीं कर लेता जो मुख्य न्यायाधीश था। क्लियर है। उसके अलावा तीसरा काम क्या था, तीसरा पॉइंट है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश के किसी भी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों के पालन की असमर्थता पर, किसी और कारण से यदि मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य को नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना, तो दोस्तों उस स्थिति में भी क्या किया जाएगा, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 223 में आपको स्पष्ट किया हुआ है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में मान्यता क्या है कि अब ये सभी लोग इस चीज पर आकर के सहमत हो चुके हैं कि जो उस हाईकोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 223। तो दोस्तों हम दो आर्टिकल चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 222 आर्टिकल 222 और आर्टिकल 223 यानी कि अनुच्छेद 222 और अनुच्छेद 223 के बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्यायाधीश को पद से हटाया जाना। न्यायाधीश को पद से किस प्रकार से हटाया जाता है हाई कोर्ट के। दोस्तों जो विधि हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए पढ़ी थी, उसी विधि का फॉलो किया जाता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी पद से हटाने के लिए। क्लियर है दोस्तों। यहाँ पर याद ये रखना है कि राष्ट्रपति क्या करेगा, आदेश जारी करके किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है, ठीक है। और राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश संसद द्वारा उसी सत्र में प्रस्ताव पारित करने पर ही जारी कर सकता है। ऐसा दोस्तों पहले लिखा हुआ था, लेकिन अभी चेंज हो चुका है इसके बारे में, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में भी पढ़ा हुआ है। यदि संसद भंग भी हो जाती है, लोकसभा भंग भी हो जाती है, तो भी ये प्रस्ताव लैप्स नहीं होता, ठीक है। प्रस्ताव को विशेष बहुमत से संसद के प्रत्येक सदन में दोस्तों क्या करना होता है, पास करना होता है। और ये विशेष बहुमत क्या हो सकता है, विशेष बहुमत हो सकता है दोस्तों सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि जितने भी टोटल मेंबर है सदन में उसका 50% और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3, ये विशेष बहुमत की श्रेणी में। इतना अगर मिल जाता है तो दोस्तों उसको पद से हटाया जा सकता है। और हटाने के आधार की यदि हम बात की जाए तो किस आधार पर हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं दोस्तों, तो उसको हटाने के दो आधार हैं। एक तो साबित कदाचार के आधार पर और दूसरा अक्षमता के आधार पर, यानी कि वो अपने कार्य को नहीं कर पा रहा हो। तो दोस्तों दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार या साबित कदाचार, और दूसरा कौन सा था, अक्षमता के आधार पर न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो दोस्तों वही प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए अपनाई गई थी। एक बार और हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। बाकी डिटेल में हमने किस में चर्चा की है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए चर्चा की हुई है। तो दोस्तों न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत चलाया जाता है, जिसको इस एक्ट में, इस अधिनियम में महाभियोग की संज्ञा दी गई है। दोस्तों आपके संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है, केवल किसको छोड़ करके, राष्ट्रपति को पद से हटाने के अलावा कहीं भी महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन इस एक्ट में क्या किया गया, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में हाईकोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि 100 सदस्यों यदि लोकसभा में है अथवा राज्यसभा में है तो 50 सदस्यों के
हटाने का प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंपना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति को आपका जो न्यायाधीश को हटाने की जब हम बात करेंगे तो जो प्रस्ताव है वो संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लेकर के आया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा। यदि लोकसभा में लेकर के आते हैं तो प्रस्ताव 100 लोगों की सहमति से आएगा, हस्ताक्षर सहित। और जब राज्यसभा की हम बात करते हैं तो 50 लोगों की सहमति से प्रस्ताव आएगा। और प्रस्ताव किसके पास किसको दिया जाएगा? यदि लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा में है तो राज्यसभा के सभापति को। दोस्तों यहाँ पर दोनों ही, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा का सभापति, के पास पूरी पावर है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। यदि अस्वीकार करते हैं तो दोस्तों पूरी प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है। यदि स्वीकार कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? यदि दोस्तों अध्यक्ष या सभापति के द्वारा उसको स्वीकार कर लिया जाएगा तो दोस्तों प्रस्ताव को या प्रस्ताव पर जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। कितने सदस्य समिति का? 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और इसमें जो 3 सदस्य होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश हो सकता है। क्लियर है? दूसरा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। और तीसरा एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए जिसको कानून की जानकारी हो। ये 3 लोगों की समिति क्या करती है दोस्तों? उस प्रस्ताव के बारे में जांच करती है। और यदि ये समिति दोस्तों न्यायाधीश को कदाचार या असमर्थता का दोषी पाई जाती है या अयोग्य घोषित करती है, अयोग्य पाया जाता है, तो उस स्थिति में यह प्रस्ताव रिपोर्ट के साथ क्या किया जाएगा? इस समिति की रिपोर्ट के साथ सदन में भेजा जाता है, जहां पर सदन में क्या की जाती है? इस पर चर्चा की जाती है। और दोस्तों यदि सदन में मौजूद कुल सदस्य संख्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत 50% से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या का 2/3 से अधिक लोगों का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो दोस्तों यहाँ से ये प्रस्ताव क्या हो जाता है? पास माना जाता है। और उस स्थिति में यह प्रस्ताव किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। और दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रपति उसको या न्यायाधीश को पद से हटा देता है या हटाने का आदेश पारित कर देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से न्यायाधीश को, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को पद से हटाया जाता है। और सिमिलर वही प्रोसेस है जो किसके लिए मानी जाती है? आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए मानी जाती है। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं अपर और कार्यकारी न्यायाधीश के बारे में। अपर यानी कि एडिशनल जज और कार्यकारी यानी कि एक्टिंग जजेस के बारे में। दोस्तों जब हम अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की बात करते हैं तो अनुच्छेद 224 महत्वपूर्ण हो जाता है। आर्टिकल 224 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 224 पर हम चर्चा करें कि संविधान के अनुच्छेद 224 में अपर यानी कि एडिशनल तथा कार्यकारी या एक्टिंग न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ऐसे न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित परिस्थितियों में की जाती है। पहला कि किसी उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से कार्य वृद्धि होने पर। दूसरा बहुत ज्यादा कार्य बकाया यानी कि पेंडिंग होने पर। थर्ड है राष्ट्रपति को समाधान होने पर कि न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाई जानी चाहिए। तो दोस्तों इस स्थिति में क्या किया जाता है कि यदि हाईकोर्ट में अचानक से कार्य की क्या हो जाए? अस्थायी तौर पर वृद्धि हो जाए, तो उस स्थिति में एडिशनल यानी कि आपका अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, एडिशनल जज की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों हाई कोर्ट में एडिशनल जज वही है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाएगी? जब न्यायालय में क्या किया जाए? अस्थायी रूप से कार्य में वृद्धि हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा कार्य जो है वो पेंडिंग हो जाए, यानी कि जो पहले से ही केस चले आ रहे हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा में क्या हो जाए? पेंडिंग हो जाए। उस स्थिति में भी क्या की जाएगी? अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। क्लियर है? उसके अलावा राष्ट्रपति के समाधान होने पर कि न्यायाधीश की संख्या क्या की जाए? बढ़ाई जाए, उस स्थिति में भी अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ऐसी नियुक्तियाँ यानी कि जो भी आप अपर न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो ये नियुक्ति 2 साल से अधिक के लिए नहीं होगी। क्लियर है? तो ऐसी नियुक्तियां अधिकतम 2 वर्षों के लिए हो सकती हैं। किंतु दोस्तों ऐसी स्थिति में यानी कि जो अपर न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट हो रहा है 62 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति
ऐसी नियुक्ति पर नहीं रह सकता। यानी कि कोई 62 साल से अधिक का व्यक्ति आप एडिशनल जज के रूप में या अपर न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट नहीं कर सकते। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा जब हम कार्यकारी जज की बात करते हैं, एक्टिंग जज की हम बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो कार्यकारी जज है वो कार्यकारी मुख्य जज की तुलना में अलग है। जो हम कार्यकारी मुख्य जज की बात करते हैं वो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में करते हैं, ठीक है ना। और जब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई और न्यायाधीश अपने पद पर कार्य नहीं कर पा रहा हो या पद पर ना हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यानी एक्टिंग जज की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब हाईकोर्ट का न्यायाधीश अनुपस्थित या अन्य कारण से अपने कार्य का निष्पादन करने में असमर्थ हो। दूसरा, किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। यहाँ पर दोस्तों एक चीज समझनी है कि हम मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहे, हम मुख्य न्यायाधीश के अलावा जो बचे हुए जज हैं उनकी बात कर रहे हैं। यदि वो जज अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो दोस्तों उनके स्थान पर कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। उसके अलावा दूसरी कंडीशन, यदि कोई न्यायाधीश था और उसको किसके रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है, तो दोस्तों उसका पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा न्यायाधीश का। वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, मुख्य न्यायाधीश में। तो उस स्थिति में भी कार्यकारी न्यायाधीश यानी कि एक्टिंग जज की अपॉइंटमेंट की जाती है। यहाँ पर एक चीज याद रखने वाली है कि एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपने पद को ना संभाल ले। यानी कि जब कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद पर आ जाता है तो उसके बाद वो कार्यकारी न्यायाधीश अपने पद पर नहीं रहता, ठीक है। और किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की उम्र के पश्चात वह अपने पद पर नहीं रह सकता। यानी कि चाहे जो वास्तविक अपनी पोस्ट के लिए जो जज था वो आए या ना आए, 62 वर्ष से अधिक एज का व्यक्ति कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में भी कार्य नहीं कर सकता। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया कि अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है। अनुच्छेद 224 इसके लिए महत्वपूर्ण आपको प्रावधान बताता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, यानी अपॉइंटमेंट्स ऑफ रिटायर्ड जजेस के बारे में। दोस्तों जब हम सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 224 का 224 का ए या का प्रावधान करता है। क्या कहता है अनुच्छेद 224 का? बताता है कि किसी भूतपूर्व न्यायाधीश को हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है। यहाँ पर रिटायर्ड जज को अपॉइंट करने की बात की जा रही है, रीअपॉइंट करने की बात की जा रही है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहला, कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सहमति होनी चाहिए। दूसरा, उसे वही वेतन व भत्ते प्राप्त होंगे जो न्यायाधीश अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे, जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, आदेश द्वारा इनका जो वेतन और भत्ता है वो अपॉइंट करता है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में भी पढ़ा था, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में समझा था, वही प्रावधान यहाँ पर किया गया है। और ऐसे न्यायाधीश जैसे ही शक्ति अथवा अधिकारिताएं अथवा विशेषाधिकार उपलब्ध होंगे। यानी कि जो भी न्यायाधीश किसके रूप में नियुक्त किया जा रहा है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति दोबारा से रीअपॉइंट हो रही है, तो उस स्थिति में भी वह सारी की सारी शक्तियों को, अधिकारों को, विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा जो किसी न्यायाधीश को होते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में यदि तकनीकी रूप में देखा जाए तो वह व्यक्ति हाईकोर्ट का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। यानी कोई रिटायर्ड जज यदि दोबारा से जज पर रीअपॉइंट होता है, ठीक है, उस स्थिति में दोस्तों वो वास्तविक रूप में टेक्निकल रूप से यदि बात की जाए तो वो न्यायाधीश नहीं माना जाएगा, लेकिन उसको सारे अधिकार, विशेषाधिकार, शक्तियां न्यायाधीश की प्राप्त होंगी। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए। यदि चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद,
जय भारत।